Hello everyone, my name is Maria Khan. In today's lesson, we are going to deal with the poem The Gift of India written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, born on 13th February 1879 to 2nd March 1949. She was an Indian poet, a freedom fighter, and a politician, known as the Nightingale of India. Her poetry includes children's poem, nature poem, patriotic poem, and poems of love and death. Some of her famous works are The Golden Threshold, The Indian Weavers, The Broken Wings, The Bird of Time. Now let's move on to the poem. The Gift of India is written in 1915. It is a tribute to the Indian soldiers who have sacrificed their life in the First World War. गिफ्ट ऑफ इंडिया जो है वो सरोजिनी नायडू ने 1915 में लिखी थी और ये पोएम जो है वो एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। जो भी इंडियन सोल्जर्स थे हमारे, जिन्होंने अपनी लाइफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैक्रिफाइस कर दी थी, उनके लिए ये पोएम एक श्रद्धांजलि है। ठीक है, जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो नहीं रहे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उस वॉर में, ये पोएम उनके लिए एक श्रद्धांजलि की तरह प्रेजेंट किया गया, एक ट्रिब्यूट है। ओके, India is personified as mother of the Indian soldiers. पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है जिसमें आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट करें। तो इस पोएम में जो है वो इंडिया जो है उसको पर्सोनिफाई किया गया है एज अ मदर ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, यानी कि जो इंडिया है, जो हमारी धरती माँ है, उसे एक माँ की तरह प्रेजेंट किया गया है, एक लिविंग बीइंग की तरह प्रेजेंट किया गया है, जो कि किसकी माँ है? जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को गंवा दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी माँ की तरह प्रेजेंट किया गया है। ओके, She is expressing her sorrow and grief on the loss of her sons, that is the Indian soldiers. इट मीन्स कि जो मदर इंडिया है, जो इन्हें पर्सोनिफाई किया गया है एज अ मदर, शी इज एक्सप्रेसिंग हर सोरो एंड ग्रीफ, मतलब वो अपना दुख और जो गम है उसे एक्सप्रेस कर रही है इस पोएम में, जो कि उसके बच्चों के खोने का गम, एक माँ का जो गम होता है, जो उसके जो बच्चे, जो जवान बच्चे जो कि वॉर में गए हो, लड़ने गए हो और वो कभी लौट के ना आए, उसका जो गम होता है, उस चीज़ को उसने प्रेजेंट किया है इस पोएम में। साथ ही साथ इस पोएम में इसने मदर इंडिया जो है उसने अपना एंगर, जो ब्रिटिशर्स थे जिनके लिए जो इंडियन सोल्जर्स थे जो इधर उधर गए थे अलग अलग कंट्री में लड़ने के लिए, उनके खिलाफ एक उनके लिए एक एंगर भी प्रेजेंट किया गया है इस पोएम में, कि एक माँ का एक गुस्सा जो अपने जो ब्रिटिशर्स थे जिनकी वजह से उसके बच्चे नहीं रहे, उसके लिए जो उसका एंगर है उसे भी इस पोएम में प्रेजेंट किया गया है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। लेट्स गो इन डिटेल इन द पोएम. Okay, the first para. The gift of India. Is there aught you need that my hands withhold? Rich gifts of raiment or grain or gold. Lo, I have flung to the east and west priceless treasures torn from my breast, and yielded the sons of my stricken womb to the drum beats of duty, the sabers of doom. Okay, the first two lines of this para, is there aught you need that my hands withhold? Rich gifts of raiment or grain or gold. In the first two lines, Mother India is asking from the Britishers that, is there anything left that you want from me that is left in my hand? तो ये जैसे हम सबको पता है कि जो इंडिया जो था वो पहले सोने की चिड़िया उसे बोला जाता था, और जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया में आए उन्होंने पूरा इंडिया को लूट लिया, और यहाँ पे जितनी भी जो भी सोना था, जो भी अनाज था, जो भी क्लोथ था, वो सब कुछ उन्होंने हमसे लूट लिया था, जो इंडिया से। तो मदर इंडिया जो है वो एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रही है ब्रिटिशर्स से फर्स्ट लाइन में। वो ये पूछ रही है कि यू हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम मी, मतलब तुमने ऑलमोस्ट मुझसे सब कुछ ले लिया, तो जो थोड़ा बहुत, दैट माई हैंड्स विथहोल्ड मीन्स कि जो थोड़ी चीज़ें मेरे हाथ में बची हुई हैं, क्या तुम्हें वो भी मुझसे चाहिए? मीन्स she is saying that you have taken everything from me. Do you want more cloth or food or gold that is left with me? मतलब तुमने सारा सोना, सारा अनाज, सारा कपड़ा मुझसे ले लिया, तो जो थोड़ा बहुत अब मेरे हाथ में बचा हुआ है, क्या तुम्हें वो भी चाहिए? ओके,
In the next line, lo, I have flung to the east and west priceless treasures torn from my breast. Mother India is saying that the Britishers has sent her sons, that is the Indian soldiers, to different places of the world from east to west to fight for the Britishers. इसका मतलब ये है कि जैसे हम सबको ये बात मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो पूरे कंट्री में कहीं हर जगह पे लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, ठीक है। तो इसमें मदर इंडिया ये बोल रही है कि तुमने जो है मेरे बच्चों को, यानी कि मेरे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको तुमने कंट्री में ईस्ट से वेस्ट अलग अलग जगह पे भेजा, ओके, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। प्राइसलेस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट मतलब कि जो बच्चे जिन्हें मैंने पैदा किया था, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीज थे, जो कहते हैं कि माँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा उनका जिगर का टुकड़ा होते हैं, तो शी इज सेइंग कि तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर करके अब तुमने दुनिया कंट्री में ईस्ट से लेके वेस्ट तक अलग अलग जगहों पे भेजा। Priceless treasures torn from my breast. They were my dear sons who were very precious and priceless riches to me, and the Britishers have taken away her sons from her chest and to fight for them. Okay? तो इसमें ये बोला है, इसमें लाइन में पोएट ने सरोजिनी नायडू ये कह रही हैं कि तुमने जो मेरे जो बच्चे थे जो कि मेरे लिए बहुत डियर थे, हर माँ के लिए उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। एंड ट्रेजर मतलब कि एकदम खजाने की तरह होते हैं। प्राइसलेस ट्रेजर्स मतलब कि जिसकी कोई कीमत ना हो। कोई भी बच्चा मतलब ऑब्वियसली हर बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत ही अनमोल होता है। अब कोई उससे कहे कि मुझे इतने पैसे लेके अपने बच्चे दे दो तो कोई माँ नहीं देगी, ओके। तो वो प्राइसलेस है मेरे लिए, जिनकी कोई कीमत नहीं है। तुमने मेरे बच्चों को, शी इज आस्किंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उनसे ब्रिटिशर्स से कंप्लेन करिए कि तुमने मेरे बच्चों को जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थे, उनको मेरे सीने से दूर कर दिया और तुमने उन्हें अलग अलग जगह पे कंट्री के ईस्ट से लेके वेस्ट तक में अलग अलग जगहों पे भेज दिया लड़ने के लिए तुम्हारे लिए, ओके। And yielded the sons of my stricken womb to the drum beats of duty, the sabers of doom. Mother India is expressing her griefs that how the Britishers have taken away her sons, that is, she has those whom she has given birth from her womb after a lot of pain. तो इसका मतलब ये है कि मदर इंडिया इस लाइन में जो लास्ट 2 लाइन है उसमें ये बोल रही है ब्रिटिशर से कि तुमने मेरे बच्चों को जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थे, उनको तुमने मुझसे दूर कर दिया। द सन्स ऑफ माई स्ट्राइकन वूम मतलब कि जो वूम यानी कि जहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, जहाँ पे बच्चे होते हैं एक माँ के स्टमक में, तो शी इज सेइंग कि तुमने उन बच्चों को जिनको मैंने इतना पेन के बाद पैदा किया था, लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ पेन, जो लेबर पेन की बात हो रही है यहाँ पे, कि मैंने उनको इतना ज़्यादा पेन के बाद अपने बच्चों को पैदा किया था, तुमने उन बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और अलग अलग जगहों पे भेज दिया ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। टू द ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी, द सेबर्स ऑफ डूम, इसका मतलब ये है कि शी इज सेइंग दैट she further says that her sons have gone to fight for the Britishers to follow their duty, and in their commitment of their duty they have sacrificed their life and laid down into the valley of death. इसका मतलब ये है कि मदर इंडिया जो है वो ये कह रही है कि तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, जिन्हें मैंने इतनी मुश्किल से पैदा किया था, और वो अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे अंडर ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे, तो वो इतना कमिटमेंट थे उनका मतलब इतना कमिटेड थे अपने काम को लेके कि उन्होंने तुम्हारे लिए फॉट किया, तुम्हारे लिए लड़ाई की, तुम्हारे लिए अलग अलग जगहों पे वो गए कि तुम जीतो, तुम्हारी विक्ट्री हो। इसके लिए अपनी ड्यूटी के कमिटमेंट, उनका इतना ज़्यादा कमिटमेंट था अपनी ड्यूटी के प्रति कि वो तुम्हारे लिए गए अलग अलग जगहों पे दुनिया के, और वहाँ पे उन्होंने जाके लड़ाई की और जहाँ पे उन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। सेबर्स ऑफ डूम मतलब कि उन्होंने जहाँ पे उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया, जहाँ पे उनको मार डाला गया, एंड दे आर डेड, जहाँ पे उनकी पूरी एक जो दे हैव गॉन इनटू द माउथ ऑफ डेथ। तो फर्स्ट पैरा में मदर इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स से कंप्लेन कर रही है कि तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया, जो थोड़ा बहुत मेरे पास बचा हुआ है मेरे हाथ में, क्या तुम्हें मुझसे वो भी चाहिए, और अगर चाहिए तो वो भी ले लो, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। तुमने
मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। जो बच्चे जिन्हें मैंने इतनी मुश्किल से पैदा किया था, इतने पेन के बाद पैदा किया था, तुमने उन्हें मेरे सीने से दूर करके दुनिया के कंट्री में ईस्ट से वेस्ट लेके अलग अलग कोनों पे भेजा, जहाँ से वो कभी लौट के नहीं आ पाए, जहाँ वे उन्होंने अपनी जान गंवा दी, और वहाँ उनकी बॉडी के दे आर कट डाउन इनटू पीसेस, जहाँ पे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए उनकी बॉडी के, और वो वहाँ से कभी लौट कर नहीं आ पाए। ठीक है, तो इस फर्स्ट पैरा में मदर इंडिया जो है वो अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर रही है। ओके, द पोएम इज गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स, साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, scattered like shells on Egyptian sands, they lie with pale brows and brave broken hands. They are strewn like blossoms worn down by chance on the blood-brown meadows of Flanders and France. Okay, the first two lines, gathered like pearls in their alien graves, silent they sleep by the Persian waves. तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसका मीनिंग ये है दैट जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे गए थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने ईस्ट एंड वेस्ट में अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा था लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी जो जान गंवा दी, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो उनकी जो बॉडी है वो अलग अलग जगहों पे जैसे पड़ी हुई है, जैसे जो वॉर के बाद जब मर जाते हैं वो लोग, तो उनकी बॉडी कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ पे उनकी बॉडी के साथ क्या क्या हुआ, इस पैराग्राफ में मदर इंडिया ने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया है। तो गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स का मतलब है कि वो जो उनकी बॉडीज़ है, जो उनकी डेड बॉडीज़ इंडियन सोल्जर की है, वो अलग अलग जगहों पे एक पर्ल की तरह, पर्ल यानी मोतियों की तरह, उनकी डेड बॉडी को मोतियों की तरह कंपेयर किया गया है कि जैसे मोतियाँ होती हैं वैसे ही वो स्कैटर्ड हैं इन देयर एलियन ग्रेव्स। एलियन ग्रेव्स का मतलब ये होता है कि जब पहले क्या होता था, जब वॉर होती थी बहुत ज़्यादा, तो हर जगह पे इतने ज़्यादा लोग बल्क में मरते थे, तो उनके को एक प्रॉपर फ्यूनरल, मतलब कि एक मरने की प्रॉपर जो प्रथा होती है वो तो नहीं करा जा सकता था ना, क्योंकि इतने सारे लोग मरते थे और अलग अलग जगह पे मरते थे। तो क्या किया जाता था कि उनकी बॉडी को एक बड़ा सा होल बना के, ग्रेव बना के, उसके अंदर सबकी बॉडी को डंप कर दिया जाता था एक साथ, एक के ऊपर एक, जैसे इस इमेज में बना हुआ है। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इसी तरह से एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता था और उसी के अंदर सबको डाल दिया जाता था। जितने भी सोल्जर्स जो मर जाते थे उनकी बॉडी को उसमें ऐसे ही डाल दिया जाता था एक के ऊपर एक। सो गैदर्ड लाइक पर्ल्स, उनकी बॉडी को एक मोतियों की तरह कंपेयर किया गया है इन देयर एलियन ग्रेव्स। एलियन का मतलब ये है यहाँ पे कि वो लोग अपने जगह पे नहीं, दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्री की जगह पे उनकी बॉडी को फ्यूनरल, मतलब उनकी बॉडी जो है वहाँ पे बरी की गई है। क्योंकि अपने जैसे जब कोई मरता है तो उसको अपने शहर में, अपने गाँव में, अपनी जगह पे दफनाया जाता है या जो भी किया जाता है, उसका जो भी प्रोसीजर होता है फ्यूनरल का। लेकिन यहाँ पे इसलिए बोला गया है एलियन क्योंकि वो लोग लड़ने के लिए दूसरी जगह पे गए थे और वहाँ पे उनकी बॉडी को बरी किया गया, अपने जगह पे, अपने देश में नहीं किया गया। इस वजह से उसे एलियन, उनकी ग्रेव्स को एलियन बोला गया। ओके, साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, इसका मतलब ये है कि पर्शिया जो शहर का एक नाम है, जहाँ पे उसके वेव के पास, यानी कि उसकी नदी के पास उनकी जो बॉडी है वो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है इंडियन सोल्जर्स की। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कि नदी के किनारे बहुत से लोगों की जान जैसे जो भी वॉर होता था तो उसके किनारे उनकी बॉडी पड़ी रहती थी। तो साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, साइलेंट मतलब कि वो लोग वहाँ पे स्लीप यानी कि मर गए हैं, बहुत ही साइलेंटली। जो मौत होती है उसको बोला जाता है ना कि एक लंबी नींद पे लोग चले गए, इसका मतलब कि वो मर गए हैं। तो साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, यानी कि पर्शियन वेव्स के किनारे उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई है जहाँ पे वो बहुत ही साइलेंटली सो रहे हैं। ओके, Okay, next two lines. Scattered like shells on Egyptian sand, they lie with pale brows and brave broken hands. Scattered like shells on Egyptian sand, यहाँ पे फिर से उनकी बॉडी को कंपेयर किया गया है किस चीज़ के साथ, शेल्स के साथ, कि उनकी बॉडी जो है वो इजिप्ट के सैंड में शेल की तरह से पड़ी हुई है। जो इंडियन सोल्जर्स जिनकी जान वहाँ चली गई है, जो इजिप्ट में जाके लड़े और वहाँ जाके उनकी मौत हुई, तो उनकी बॉडी को कंपेयर किया गया है कि वो शेल की तरह थी और वहाँ पे इजिप्शियन सैंड में उनकी डेड बॉडी वहाँ पे स्कैटर्ड है। ओके,
दे लाई विथ पेल ब्राउज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं। पेल ब्राउज यानी कि जो मरने के बाद जो बॉडी का कलर पीला पड़ जाता है ना, कहते हैं एकदम फेस एकदम उसका पीला पड़ गया था, तो उनकी जो बॉडी है वो पेल कलर की हो गई है। पेल ब्राउज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, यानी कि जैसे जब वॉर होता था तो कहीं किसी के हाथ कट जाते थे, किसी का सर कट जाता था, तो उन लोगों की बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है जब जो वो लोग पीले पड़ गए हैं, और उनके ब्रेव हैंड्स यानी कि बहुत ही बहादुर हाथ जो उनके थे वो वहाँ पे टूट के पड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग शहरों में अलग अलग कंट्री में उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो और उनकी बॉडी पार्ट्स वहाँ पे ऐसे स्कैटर्ड हैं। ओके, they are strewn like blossoms mown down by chance on the blood-brown meadows of Flanders and France. दे आर स्टोन लाइक ब्लॉसम्स मॉन डाउन बाय चांस का मतलब ये होता है कि जैसे एक फ्लावर होता है, एक फ्लावर का पेड़ होता है, तो उसमें जब एक हवा का बहुत ज़ोर से झोंका आता है तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और स्कैटर्ड हो जाते हैं। उसी तरीके से मदर इंडिया ने जो है इंडियन सोल्जर्स की बॉडी को बोला है कि यू हैव सेंड देम टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री, जहाँ पे वो लोग सब मर गए हैं और वो इसी तरीके जैसे फ्लावर्स बिखर जाते हैं वैसे ही उनकी भी बॉडी है। बहुत सारे वो जो मर चुके हैं इंडियन सोल्जर्स, उनकी बॉडी बैटल फील्ड में एक फूल की तरह से बिखरी हुई है। मरे हुए जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी बॉडी को किससे यहाँ पे कंपेयर किया गया है? ब्लॉसम से कंपेयर किया गया है कि उनकी बॉडी यहाँ पे फूल की तरह से बिखरी हुई है। ओके, मॉन डाउन बाय चांस का मतलब होता है, मॉन डाउन मतलब कि बल्क में बहुत ज़्यादा से तादाद में लोग वहाँ पे मरे हुए हैं और फ्लावर की तरह से बिखरे हुए हैं। ओके, ऑन द ब्लड ब्राउन मेडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो फ्लैंडर्स और फ्रांस के जो मेडो मतलब होता है जो ग्रास वाला जो फील्ड होता है एक, तो फ्लैंडर्स और फ्रांस के जो मेडो यानी कि जो वहाँ का फील्ड है वो पूरा ब्लड ब्राउन हो चुका है। मतलब कि इंडियन सोल्जर्स के खून से वो पूरा फील्ड जो कि जिसमें घास होना चाहिए था, जो ग्रीन होना चाहिए था, वो पूरा ब्लड ब्राउन हो गया, यानी कि खून से कई तरह से पूरा रंग चुका है, वो खून के रंग में हो गया है। किसके खून के रंग में? इंडियन सोल्जर्स के खून के रंग में वो पूरा फील्ड रंग गया है। ओके, तो इस पैराग्राफ में जो है वो मदर इंडिया ने अपने जितनी भी जो बॉडीज़ हैं, जो इंडियन सोल्जर की बॉडीज़ हैं, उसको अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया है। उनकी डेड बॉडी को कभी शेल से कंपेयर किया गया है, कभी फ्लावर से किया है, और बताया है कि कैसे वो लोग वहाँ पे जाके मरे और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके लिम्स हैं, वो सब कुछ अलग अलग जगहों पे स्कैटर्ड हो गए हैं, कट डाउन इनटू पीसेज हो गए हैं बिकॉज ऑफ द वॉर। ओके, next para. Can ye measure the grief of the tears I weep, or compass the woe of watch I keep, or the pride that thrills through my heart's despair, and the hope that comforts the anguish of prayer, and the far glorious vision I see of the torn red banners of victory. ओके, इस पैरा में जो मदर इंडिया है वो ये पूछ रही है ब्रिटिशर से कि क्या तुम कैन ये मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप। इस लाइन का ये मतलब है कि वो ब्रिटिशर से क्वेश्चन कर रही है कि क्या तुम उस ग्रीफ को यानी उस पेन को मेजर कर सकते हो जो जितना आंसू मैं रोई हूँ अपने बच्चों के गम में, उनकी मौत पे, उसका क्या तुम उस चीज़ को, उस पेन को क्या तुम मेजर कर सकते हो। और कंपास द वो ऑफ वॉच आई कीप, इसका मतलब ये है कि क्या तुम उस पेन को मेजर कर सकते हो कि जब मैं वेट कर रही थी, वो वेट जो अपने बच्चों का होता है, जो इंतज़ार कि मेरे बच्चे जो वॉर पे गए हैं वो और वो वहाँ से लौट के आएंगे, जो वो एंडलेस जो एक इंतज़ार है, उस चीज़ का पेन जो होता है क्या वो तुम मेजर कर सकते हो? या कोई उस पेन को, एक जो माँ का एक पेन होता है, दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का, उस चीज़ का गम कोई मेजर कर सकता है? और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर, इसका मतलब ये है कि और जो प्राइड यानी कि जो मेरे दिल में जो एक फ़क्र है अपने बच्चों के लिए, वो जिसके मतलब जो मेरे दिल में जो एक पेन है कि मेरे बच्चे अब कभी लौट के नहीं आ पाएंगे, जो मेरे इंडियन सोल्जर्स गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मेरे अंदर दिल में जो एक फ़क्र है, जो एक प्राउड है अपने बच्चों के लिए कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए उन्होंने शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान गंवाई बैटल फील्ड में, वो बहुत ही एक शहीदों वाली मौत
मौत उन्होंने जिया है। तो वो जो एक मेरे दिल में जो उसका गम है और जो प्राइड भी एक है साथ ही साथ, उस चीज़ को क्या तुम मेजर कर सकते हो, या उस चीज़ को तुम एहसास उस चीज़ का तुम्हें हो सकता है। एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर, इसका मतलब ये है कि और क्या जो कंफर्ट मिलता है, जो पेनफुल प्रेयर होती है, जो रोने वाली जो एक प्रेयर होती है, उसके साथ उसमें एक जो होप होता है, जो एक कंफर्ट मिलता है उस चीज़ को प्रे करके, वो क्या तुम मेजर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो एक उस प्रेयर की बात कर रही है कि जो एक होप वाली प्रेयर जो मैं करती हूँ कि आगे जाके हम लोग अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशर से लड़ेंगे, जो एक एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन ऑफ द टॉर्न रेड बैनर ऑफ विक्ट्री। इसका मतलब ये है कि जो वो कहती है कि हम जो मेरा जो एक पेन है, जो एक प्रेयर मैं कर रही हूँ कि हम लोग भी फ्यूचर में जाके अपनी विक्ट्री के लिए ब्रिटिशर से लड़ेंगे, और जो हमारी जो विक्ट्री होगी वो कैसी होगी, बहुत सारे लोगों के खून से बहुत लड़ाइयाँ होंगी, जाहिर सी बात है आज़ादी के लिए लड़ाई होगी तो फिर से बहुत सारे लोगों का खून बहेगा, फिर से बहुत सी मौतें होंगी, तो वो जो विक्ट्री होगी ना, वो जो विक्ट्री का बैनर होगा, वो फिर से इतने सारे इंडियन सोल्जर्स की मौत के का पूरा ब्लड रेड जो होगा, उसके बाद उसको पूरा चीरते हुए तब जाके वो विक्ट्री का हमें एक सिंबल मिलेगा। तो शी इज सेइंग कि वो एक फार सैड ग्लोरियस विजन, यानी कि ग्लोरियस भी वो विजन है, सोच के अच्छा भी लगता है कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, और सैड भी है साथ ही साथ, क्योंकि वो विक्ट्री हमें कैसे अचीव होगी, फिर से बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, फिर से बहुत से मासूम सोल्जर्स, बहुत से लोगों की जान जाने के बाद हमें वो विक्ट्री मिलेगी। तो फार सैड ग्लोरियस विजन मतलब सैड भी है क्योंकि बहुत लोगों की मौत हो रही है, ग्लोरियस भी है क्योंकि हमें विक्ट्री मिलेगी। तो शी इज सेइंग कि हमें ये जो एक होप है जिसकी वजह से मेरा दिल जो है वो एक जो प्रेयर मैं कर रही हूँ कि आगे जाके हम लोग फ्यूचर में लड़ेंगे अपनी विक्ट्री के लिए, और उसके बाद हमें जो अचीवमेंट मिलेगी, जो विक्ट्री मिलेगी, वो प्रेयर से वो होप वो जो होप है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्ट देती है कि हम भी आगे जाके ब्रिटिशर से लड़ेंगे और हमें भी आज़ादी मिलेगी, हम भी विक्ट्री का एक बैनर, और हम किसी और के लिए नहीं लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे, फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और ये देश जो है वो आज़ाद होगा। तो ये चीज़ इतनी खुशी दे रहा है मुझे। ओके, द लास्ट पैरा इज when the terror and tumult of hate shall cease and life be refashioned on anvils of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks, and you honor the deeds of the deathless ones, remember the blood of my martyred sons। इसका मतलब ये है कि इस पैरा में जो है मदर इंडिया वो ब्रिटिशर से ये पूछ रही है कि वो एक रिक्वेस्टिंग के पैरा है जिसमें ब्रिटिशर से मदर इंडिया ये कह रही है कि कब वो टाइम आएगा जब तुम मेरे जो बच्चे जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान गवा दी, जिन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम्हारे लिए मरे, तुम उनको थैंक्स, एक ऑनर ऑफ थैंक्स कब दोगे। ओके, तो शी इज बिफोर दैट शी इज सेइंग दैट व्हेन द टेरर एंड ट्यूमल्ट ऑफ हेट शैल सीज। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रही है कि कब एक ऐसा टाइम आएगा जब दुनिया में कोई भी टेरर या कोई भी नॉइज, जो हेट का नॉइज होता है, वो सब कुछ रुक जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, जो स्टॉप हो जाएगा। सीज यानी कि स्टॉप हो जाना। तो शी इज सेइंग कि वो ऐसा टाइम कब आएगा जब इस दुनिया में कोई भी इस तरह का फियर ना होगा मौत को खोने का, किसी के पास यानी कि कोई इस तरह का शोर शराबा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना होगी। ये टाइम कब आएगा जब ये सब कुछ रुक जाएगा। एंड लाइफ बी रीफैशन्ड ऑन एनविल्स ऑफ पीस। इसका मतलब ये है कि वो फर्दर ये कह रही है कि ऐसा टाइम कब आएगा जब लाइफ जो है वो फिर से रीफैशन होगी, पीस पे चलेगी, जब वो एनविल ऑफ पीस यानी कि जब वो जो हमारी लाइफ है वो पीस यानी कि टोटली शांति, कामनेस होगी, फ्रीडम होगा, किसी के ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रेशर या कोई स्लेवरी नहीं होगी, सब अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे अपनी। तो वो टाइम कब आएगा लाइफ में जब पूरी दुनिया जो है वो रीफैशन होगी पीस पे, यानी कि वो पीस पे चलेगी, यानी शांति पूरी दुनिया में कब होगी। ओके, एंड योर लव शेल ऑफर मेमोरियल थैंक्स। इसका मतलब ये है कि अब ये जो है मदर इंडिया वो ब्रिटिशर से कह रही है कि वो टाइम कब आएगा जब तुम्हारा जो तुम लोग हो, वो मेरे जो बच्चे, जो इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान तुम लोगों की ड्यूटी करने के लिए निभा दी, गवा दी,
तो तुम उनको एक ऑफर ऑफ थैंक, एक मेमोरी में उनको थैंक कब दोगे? यानी कि जो जिन्होंने तुम्हारी जान तुम्हारे लिए गवा दी, उनको एटलीस्ट एक थैंक्स ऑफ ऑनर तो बोलो दो, यानी कि उनके लिए उनको भी एक मेमोरियल थैंक्स तो दो। कब वो टाइम आएगा जब तुम उनके लिए अपना लव दिखाओगे या उनको एक थैंक्स का टोकन यानी कि दोगे। ओके। टू द कमोरेड्स हु फॉट इन योर डॉन्टलेस रैंक्स, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को कब तुम थैंक्स बोलोगे जो कंपेनियन, कमरेड्स मीन्स यानी कि जो फ्रेंड, जो कंपेनियन जो तुम्हारे लिए लड़े फियरलेसली। डॉन्टलेस रैंक्स यानी कि जो फियरलेसली किसी भी रैंक के, यानी कि जिस भी प्रोफेशन के लोग थे जो तुम्हारे लिए लड़े, जो भी इंडियन सोल्जर्स तुम्हारे लिए फॉट किए, उनके लिए वो फियरलेसली तुम्हें लड़ा, तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई, तो तुम उनको एक ऑफर ऑफ मेमोरियल थैंक्स कब दोगे? एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वंस, रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टियर्ड सन्स। इसका मतलब ये है कि शी इज सेइंग दैट कि एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वंस मीन्स कि कब वो टाइम आएगा जब तुम जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन लोगों की डेथ को, उन लोगों के काम को, उन लोगों की जिन्होंने किया तुम्हारे लिए, उसको एक ऑनर प्रेजेंट करोगे, उनकी डेथ को एक ऑनर दोगे, जिन्होंने तुम्हारे लिए फियरलेसली लड़े, तुम्हारे लिए गए वो और वहाँ पे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टियर्ड सन्स, मतलब शी इज आस्किंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स दैट कब वो टाइम आएगा जब तुम उन लोगों को, जो मार्टियर्ड सन्स यानी कि जो बच्चे मेरे जो शहीद हो गए, उनकी मौत पे तुम कब एक थैंक्स प्रेजेंट करोगे, एक मेमोरियल थैंक्स कि उन्होंने तुम्हारे लिए जान गंवा दी अपनी, तो तुम उनकी जिन्होंने अपना खून तुम्हारी आज़ादी के लिए, तुम्हारे लिए लड़ाई की, तुम्हारे लिए अपनी जान गंवा दी, उनके खून को एटलीस्ट एक याद तो रखो, एक ऑनर तो दो कि तुम्हारे लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी गंवाई। एक अपनी माँ, एक माँ है जिसने अपने बच्चे को खो दिया, उन बच्चों को कम से कम एक रिमेंबर तो करो, याद तो रखो और उनको एक थैंक्स तो बोलो। ओके। सो इस पैरा में मदर इंडिया जो थी वो ब्रिटिशर से यही क्वेश्चन कर रही थी कि वो टाइम कब आएगा जब हम लोग आज़ाद होंगे, जब हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल पीसफुल हो जाएगी, फ्रीडम रहेगा, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, जिसको जो करना होगा वो करेगा, और लोग ऐसे मरेंगे नहीं बल्क में, जो कि बहुत सालों से होता आ रहा है। और फिर वो ब्रिटिशर से ये कह रही है कि जिन लोगों ने तुम्हारे लिए अपनी जान गंवा दी, जो मेरे इंडियन सोल्जर्स थे, मेरे बच्चे थे, उन लोगों को एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते, तो एक मेमोरियल थैंक्स तो उनको प्रेजेंट करो, ताकि वो लोग भी, मुझे भी थोड़ा सा लगे, खुशी मिले कि एटलीस्ट तुम जिन लोगों ने तुम्हारे लिए अपना खून बहा दिया, तुम उन्हें याद तो करते हो, उन शहीदों को एटलीस्ट याद करके एक बार उनको थैंक्स बोलो, उनको श्रद्धांजलि तो दो। ओके। So this is the end of this poem. If you have any problem in all the 4 paras of this poem, you can ask me in the comments below. I will explain you again. और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। So thank you so much everyone for listening the video. Please subscribe my video, like my video and share my video with all of your classmates and friends. And if you have any question or query, please ask me in the comments below. Thank you so much. Bye.